मुगल साम्राज्य, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? ताजमहल, लाल किला, शानदार कला, यही सब है ना? लेकिन इतिहास की किताबों में कुछ ऐसे पन्ने भी होते हैं जिन पर अक्सर धूल जमी रहती है। आज हम एक ऐसे ही पन्ने को पलटने जा रहे हैं। बात करेंगे मुगल काल के गुलाम बाजारों की। हाँ, ये एक मुश्किल और संवेदनशील विषय है, पर ऐतिहासिक सच को तथ्यों के साथ समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, गुलामी या स्लेवरी, ये शब्द सुनते ही मन में कैसी तस्वीर बनती है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में शायद रोमन एम्पायर की कहानियां या फिर अमेरिका ले जाए जा रहे अफ्रीकी गुलामों के जहाज आते होंगे। पर सवाल यह है कि क्या मध्यकालीन भारत में, हमारे अपने इतिहास में भी ये व्यवस्था थी? और अगर थी तो वो दिखती कैसी थी, उसका रूप क्या था? तो चलिए आज अटलांटिक और रोम से हटकर अपना फोकस पूरी तरह से मुगल भारत पर लाते हैं, 16वीं से 18वीं सदी के बीच। और ये जो भी हम समझेंगे, ये पूरी तरह से ऐतिहासिक सबूतों और स्रोतों पर आधारित होगा, ताकि एक साफ और बैलेंस तस्वीर बन सके। तो इस पूरे विषय को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके उस इतिहास की जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। फिर देखेंगे कि लोगों को गुलाम बनाया कैसे जाता था। इसके बाद समझेंगे कि ये बाजार काम कैसे करते थे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा था। और आखिर में इसके असर और नतीजों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, मुगल दौर की गुलामी को किसी एक सीधी सपाट लाइन में नहीं समझा जा सकता। ये कोई सिंपल सिस्टम नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुआयामी संस्था थी जिसके कई अलग अलग चेहरे थे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। ये अटलांटिक स्लेव ट्रेड की तरह नस्ल या रेस पर आधारित नहीं थी। इसका आधार कुछ और था। ये यहीं की परिस्थितियों से पैदा हुई थी, जैसे कि लड़ाइयां, सजा के तरीके और कई बार भयानक आर्थिक मजबूरियां। आपको पता है, उस दौर के फारसी दस्तावेजों में गुलामों के लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है, कई शब्द मिलते हैं। बंदगान, गुलाम, कनीज, खुनेद। और ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं है, हर शब्द का मतलब अलग है। वो गुलाम बनाए गए इंसान के दर्जे और उसके काम को दिखाता है। इसी से अंदाजा लगता है कि यह सिस्टम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो फिर अगला सवाल मन में यही आता है कि आखिर लोग इस जाल में फंसते कैसे थे? कौन से रास्ते थे जो किसी आजाद इंसान को गुलामी की जिंदगी में धकेल देते थे? मोटे तौर पर देखें तो इसके 3 बड़े रास्ते थे। ये 3 तरीके थे। पहला था युद्ध में बंदी बना लिया जाना, दूसरा था सजा के तौर पर गुलामी, और तीसरा, जो शायद सबसे दर्दनाक था, वो था कर्ज और अकाल की वजह से पैदा हुई लाचारी। देखिए, गुलाम बनाने का सबसे बड़ा और सबसे आम जरिया था जंग। जब भी कोई जंग होती या कोई विद्रोह दबाया जाता, तो हारने वाली फौज के सिपाही ही नहीं, बल्कि आम गांव वाले, औरतें और बच्चे हजारों की तादाद में बंदी बना लिए जाते थे। फिर उनकी किस्मत का फैसला होता था। कुछ को शाही सेवा में भेज दिया जाता, कुछ को घरेलू काम के लिए, और बहुतों को बाजार में बेच दिया जाता था। दूसरा तरीका था दंडात्मक दास्ता, मतलब गुलामी एक सजा के तौर पर। सोचिए, अगर कोई किसान लगान नहीं चुका पाया या किसी पर विद्रोहियों की मदद का इल्जाम लग गया, तो उसे सिर्फ जेल नहीं होती थी, सजा के तौर पर उसकी आज़ादी ही छीन ली जाती थी। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे दिल दुखाने वाले तरीके की, अकाल और गरीबी। जब हालात इतने खराब हो जाते कि खाने के लाले पड़ जाते, तो कई परिवार जिंदा रहने की आखिरी कोशिश में अपने ही बच्चों को किसी अमीर या साहूकार के हवाले कर देते थे, ये सोचकर कि शायद कुछ वक्त की बात है। लेकिन ये कुछ वक्त अक्सर पूरी जिंदगी की गुलामी में बदल जाता था। तो हमने ये तो देख लिया कि लोग गुलाम बनते कैसे थे, पर इसके बाद क्या होता था? ये जो खरीद फरोख्त का पूरा सिस्टम था, जो बाजार था, वो आखिर काम कैसे करता था? इस पूरे नेटवर्क के बड़े सेंटर थे दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे शहर। क्यों? क्योंकि ये पावर के सेंटर थे, ये प्रशासनिक राजधानियां थीं, बड़ी बड़ी सैनिक छावनियां थीं। तो जाहिर है, यहाँ गुलामों की डिमांड और सप्लाई दोनों ही सबसे ज्यादा थीं। और काबुल एक गेटवे की तरह था, जहां से सेंट्रल एशिया का रूट भी खुलता था। हाँ, पर यहाँ एक बात समझनी होगी। जब हम बाजार शब्द सुनते हैं तो लगता है कि कोई खुली जगह होगी जहां नीलामी लगती होगी, पर ऐसा हमेशा नहीं था। असल में इंसानों का ये सौदा ज़्यादातर बहुत चुपचाप होता था, प्राइवेट डील्स में, दरबारियों की सिफारिशों पर, या फिर फौजी कैंपों के आसपास। ये ज़्यादातर एक छिपा हुआ नेटवर्क था। पर सवाल वही है, इस नेटवर्क में एक इंसान की कीमत लगती कैसे थी?
इसका जवाब बहुत सीधा और बेहिसाब ठंडा है। एक इंसान की कीमत तय होती थी उसकी उम्र से, उसकी सेहत और ताकत से, उसके लिंग से और उसके हुनर से। अगर कोई अच्छा बावर्ची है या संगीत जानता है या कोई और दस्तकारी आती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती थी। मतलब इंसानों को किसी सामान की तरह परखा जाता था। अच्छा, इस पूरी बात को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा। इसे सिर्फ मुगल भारत की कहानी मानकर नहीं चलना है, हमें इसे उस दौर के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखना होगा। क्योंकि सच तो ये है कि ये उस जमाने की एक कड़वी वैश्विक हकीकत थी। और यहीं पे इस इतिहास का एक बहुत ही नाजुक पहलू सामने आता है, गुलाम बनाई गई महिलाओं की स्थिति। देखिए, इस पर कोई एक सीधी सी बात कह देना गलत होगा। उनकी भूमिकाएं बहुत अलग अलग थीं। कुछ घरेलू कामों में थीं तो कुछ शाही हरमों का हिस्सा थीं, जहां उन्हें संगीत और दूसरी कलाओं की तालीम दी जाती थी। कुछ को तो प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी मिलती थीं। इसलिए ये कहना कि सबकी हालत एक जैसी थी, ये ऐतिहासिक तौर पर सही नहीं है। हर किसी का अनुभव उसकी अपनी परिस्थितियों पर टेका था। एक और बात, ये सिस्टम पूरे मुगल दौर में एक जैसा नहीं था, ये भी वक्त के साथ बदला। जैसे बाबर और हुमायूं के समय में ज्यादातर गुलाम जंग में पकड़े गए लोग होते थे। अकबर के दौर में इसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से सरकारी सेवा में इस्तेमाल किया गया। फिर जहांगीर और शाहजहां के समय में दरबारी और घरेलू गुलामी बहुत बढ़ गई। और औरंगजेब के शासनकाल में क्योंकि लड़ाइयां बहुत हुईं तो बंदियों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जैसा मैंने पहले कहा, यह समझना बहुत जरूरी है कि गुलामी उस जमाने की एक ग्लोबल सच्चाई थी। चाहे वो ऑटोमन एम्पायर हो, पर्शिया हो या यूरोप, इसके अलग अलग रूप हर जगह थे। भारत में जो सिस्टम था उसकी खासियत ये थी कि उसे यहाँ के हालात ने शक्ल दी थी। यहाँ की लड़ाइयों ने, यहाँ पड़ने वाले अकालों ने और यहाँ के टैक्स सिस्टम ने। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम का असर क्या हुआ, इसकी विरासत क्या है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। इसके जो सामाजिक असर हुए वो बहुत गहरे और तकलीफदेह थे। सोचिए, कितने परिवार बिखर गए होंगे। समाज में एक तरह की अस्थिरता पैदा हुई, लोकल लेबर मार्केट पर दबाव पड़ा और एक नैतिक तनाव तो हमेशा ही बना रहा। आखिरकार जब 18वीं सदी के आते आते मुगल सत्ता खुद कमजोर होने लगी तो ये सिस्टम भी कमजोर पड़ता चला गया। तो मुगल काल के ये गुलाम बाजार एक कड़वी लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई थे। ये उस दौर के ग्लोबल सिस्टम का ही एक भारतीय चेहरा थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसका असर यहाँ के समाज पर बहुत गहरा और दर्दनाक रहा। और आखिर में बस यही कहना है कि इतिहास को पढ़ने समझने का मकसद किसी की तारीफ करना या किसी की बुराई करना नहीं होता। मकसद होता है तथ्यों से सीखना, ताकि हम अतीत को बेहतर तरीके से समझ सकें।